नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बोझ। माँ ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, साफ साफ कह दे, मैं कोई बांदी नहीं हूँ। या तो मैं रहूंगी या ये लोग। यह भी कोई जिंदगी है? इस तरह की उल्टी सीधी बातें माँ 2 दिनों से लगातार मुझे समझा रही थी। मैं चुपचाप उसका मुंह देखने लगी। मेरी दृष्टि में पता नहीं क्या था कि माँ चिढ़कर बोली, तू मूर्ख ही रही। आजकल अपने परिवार का तो कोई करता नहीं और तू है कि बेगानों। माँ का उपदेश अधूरा ही रह गया क्योंकि मनु ने आकर कहा, नानी अम्मा, रिक्शा आ गया। मनु को देखकर माँ का चेहरा कैसा रुक्ष हो गया। यह मनु से भी छिपा नहीं रहा। माँ ने क्रोध से उस पर दृष्टि डाली। उनका वश चलता तो वह अपनी दृष्टि से ही मनु, शीनू और बीरू को जला डालती। फिर कुछ रुककर तनिक कठोर स्वर में बोली, सामान रख दिया क्या? हाँ नानी अम्मा। मनु के स्वर की मिठास माँ को रिझा नहीं पाई। माँ चली गई, किंतु जाते जाते दृष्टि से ही मुझे जताती गई कि मैं बेवकूफ हूँ। माँ विवाह में गई थी, लौटते हुए 2 दिन के लिए मेरे यहाँ आ गई। माँ पहली बार मेरे घर आई थी। मेरी गृहस्थी देखकर वह क्षुब्ध हो गई। माँ के मन में इंजीनियर की कल्पना एक धन्ना सेठ के रूप में थी। माँ के हिसाब से घर में दौलत का पहाड़ होना चाहिए था। हर भौतिक सुख वैभव के साथ साथ सरकारी नौकरों की एक पूरी फौज होनी चाहिए थी। इन्हीं कल्पनाओं के कारण माँ ने मेरे लिए इंजीनियर पति चुना था। माँ की इन कल्पनाओं के लिए मैं कभी माँ को दोषी नहीं मानती। हमारे नाना जी साधारण क्लर्क थे, लेकिन वे तन मन दोनों से पूर्ण क्लर्क थे। वेतन से 10 गुनी उनकी ऊपरी की आमदनी थी। पद उनका जरूर छोटा था, किंतु वैभव की कोई कमी नहीं थी। हर सुविधा में पलकर बड़ी हुई माँ ने उस वैभव को कभी गलत नहीं समझा। यही कारण था कि मेरे नितांत ईमानदार मास्टर पिता से माँ का कभी तालमेल नहीं बैठा। मुझे अब भी याद है कि मैं जब भी मायके जाती, माँ खोद खोद कर इनकी कमाई का हिसाब पूछती, घुमा फिराकर नाना जी के सुख वैभव की कथा सुनाकर उसी रास्ते पर चलने का आग्रह करती। किंतु हम सभी भाई बहनों की नस नस में पिता की शिक्षा दीक्षा रच बस गई थी। विवाह भी हुआ तो पति पिता के मनोकूल निकले। माँ के इन 2 दिनों के वास ने मेरी खुशहाल गृहस्थी में एक बड़ा कांटा चुभो दिया। आज जब सभी अपने काम पर चले गए तो रह गई बस कल्पना और माँ की बातों का जाल। कल्पना को दूध पिलाकर सुला देने के बाद मैं घर में बाकी काम निपटाने लगी। ज्यादातर काम तो मनु ही निपटा जाती है, फिर भी गृहस्थी के तो कई अनदेखे काम हैं। सब कामों से निपटकर जब मैं अकेली बैठी तो माँ की बातें मुझे अपनी ओर खींचने लगी। क्या हमने गलत किया है? क्या मैं कल्पना और निशिश का हक छीन रही हूँ? क्या उनकी इच्छाओं को मैं पूर्ण कर पा रही हूँ? मुझे अपने पति पर क्रोध आने लगा। सचमुच मैं मूढ़ हूँ। कितनी लच्छेदार बातें बनाकर मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठवा दी। मुझे अपनी स्थिति अत्यंत दयनीय नहीं, असहाय लगने लगी। माँ के आने से पहले भी तो परिस्थितियां यही थी। सब बच्चे मनु, शीनू और बीरू साथ रहे, किंतु आज उनका रहना असहाय क्यों लग रहा है? मन बार बार अतीत में भटकने लगता है। 3 साल पहले की घटना मेरे मन मस्तिष्क पर भी स्पष्ट रूप से अंकित थी। कल्पना तब होने वाली थी। होली की छुट्टियां हो चुकी थी। उस दिन मुझे बड़ी ननंद के यहाँ जाना था, किंतु वहाँ जाना सुखद नहीं हुआ। उस दिन बिजली का धक्का लगने से उन्हें बचाते हुए जीजी और भाई साहब दोनों मृत्यु के ग्रास बन गए। रह गए बिलखते विलाप करते उनके बच्चे मनु, शीनू और बीरू। सब कुछ समाप्त हो गया। रात्रि के सूनेपन में मेरे पति ने मुझसे लगभग रोते हुए कहा, आशा, क्या तुम इन बच्चों को संभाल सकोगी? मैं पल भर के लिए जड़ हो गई।
कितनी जोर तोड़ से तो अपनी गृहस्थी चला रही हूँ और उस पर 3 बच्चों का बोझ। मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाई। अपना स्वार्थ बार बार मन पर हावी हो जाता। वे अतीत की गाथाएं गा गा कर मेरे हृदय में सहानुभूति जगाना चाह रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु सार्थक जीवन उसी का है जो दूसरों के लिए जिए। अंत में बच्चे हमारे साथ आ गए। घर बाहर सभी हमारी प्रशंसा करते, किंतु मेरा मन अपने स्वार्थ के लिए रह रहकर विचलित हो जाता। फिर धीरे धीरे सब कुछ सहज हो गया। इसमें सर्वाधिक हाथ 17 वर्षीय मनु का था। उन लोगों के आने के बाद हम पारिवारिक बजट बना रहे थे। तभी मामी आ जाऊं कहती हुई मनु आ गई थी। उस समय उसका आना अच्छा नहीं लगा था, किंतु कुछ कह नहीं पाई। मेरी ओर देखकर उसने कहा था, मामी आपको बजट बनाते देखकर चली आई हूँ। अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं बेटी, कहो क्या कहना चाहती हो। आप रामलाल की छुट्टी कर दें। एक आदमी के खाने में कम से कम 2000 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। मेरे विरोध के बाद भी वह नहीं मानी और रामलाल की छुट्टी कर दी। मनु ने न केवल रामलाल का बल्कि मेरा भी कुछ काम संभाल लिया था। उसके बाद कल्पना का जन्म हुआ। कल्पना के जन्म पर मनु ने मेरी जो सेवा की, उसकी क्या मैं कभी कीमत चुका पाऊंगी। कल्पना के आने से खर्च का बोझ बढ़ गया। उसी दिन शाम को मनु ने आकर कहा, मामी मेरी एक टीचर ने बच्चों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला है। प्रति घंटा 300 रुपये के हिसाब से वे अभी पढ़ाने के लिए देंगी। बहुत सी लड़कियां वहां जा रही हैं। मैं भी कल से जाऊंगी। हम लोगों ने कितना समझाया, पर वह नहीं मानी। अपनी बीए की पढ़ाई, घर का काम, ऊपर से यह मेहनत, किंतु वह दृढ़ रही। इनके हृदय में मनु के इस कार्य के लिए जो भाव रहा हो, पर मेरे हृदय में समाज का भय ही ज्यादा था। दुनिया मुझे क्या कहेगी। बड़े यत्न से अच्छाई का जो मुखौटा मैंने ओढ़ रखा था, वह क्या लोगों की आलोचना सह पाएगा। पर वह प्रतिमा अपनी सारी कमाई मेरे हाथ पर रख देती। कितना कहने पर भी 1 पैसा तक नहीं लेती। यह देखकर मैं लज्जित हो उठती। शीनू भी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन करता। इन्होंने बहुत मना किया, पर बच्चों का एक ही नारा था, मेहनत करते हैं, चोरी तो नहीं। 3 साल देखते देखते बीत गए। निशिश और कल्पना दोनों की जिम्मेदारियों से मैं मुक्त थी। वह अपने अग्रजों के पद चिन्हों पर चल रहा था। कक्षा में वह कभी पीछे नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने बारी बारी से मनु, शीनू और बीरू का चेहरा घूम जाता। उसके साथ साथ निशिश का भी। क्या इन बच्चों को घर से निकाल दूं? मेरा बाहरी मन हाँ कहता। 3 का खर्च तो कम होगा, किंतु अंतर्मन मुझे धिक्कारता। कल अगर हम दोनों नहीं रहे तो निशिश और कल्पना भी इसी तरह फालतू हो जाएंगे। मैं फपक फपक कर रोने लगी। क्या बात है मामी, रो क्यों रही हैं? मनु के कोमल स्वर से मेरी तंद्रा भंग हो गई। शाम हो चुकी थी। माँ ने कितना अत्याचार किया मात्र 2 दिनों में। निशिश और कल्पना को छिपाकर हर चीज खिलाना चाहती थी। बार बार बच्चों को उल्टी सीधी बातें सिखाती। मैं मनु की ओर देखने लगी। मुझे लगा मनु नहीं, मेरी कल्पना बड़ी हो गई है और हम दोनों के अभाव में माँ की दी हुई मानसिक यातनाएं भोग रही हैं। मैंने मनु को हृदय से लगा लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे आपसे अलग कौन कर रहा है? मनु ने हंसकर कहा। किंतु इसे तो जाना ही होगा। यह करुण स्वर मेरे पति का था। पता नहीं कब वे आ गए। क्या? मैंने अपराधी भाव से पूछा। मनु का विवाह पक्का हो गया है। मेरे अधीक्षक ने अपने पुत्र के लिए स्वयं आज इसका हाथ मांगा है। दहेज में कुछ नहीं देना पड़ेगा। मनु सिर झुकाकर रोने लगी। मेरे हृदय पर से एक बोझ हट गया।
उसे हृदय से लगाकर मैं भी खुशी में रो पड़ी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।